मलिक उमर फरूक साहब, आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया है। और हमने देखा है कि आपने बड़े ज़बरदस्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी पंजाब में, उसमें बड़े ज़बरदस्त काम किए हैं। लेकिन अभी मलिक साहब ये बताइएगा कि इस वक्त निगरान सेटअप चल रहा है, आप बतौर पंजाब असम्बली के मेंबर भी रहे हैं, तो क्या देखते हैं कि पंजाब असम्बली में निगरान सेटअप की क्या मुद्दत हो सकती है? 90 दिन से आगे ये जा सकती है कि नहीं जा सकती? अगर जा सकती है तो क्या क्राइटेरिया होगा? अगर नहीं जा सकती तो आइन हमारा क्या कहता है? बतौर साबिक पंजाब असम्बली के मेंबर ये हमें आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आइन के अंदर जो इंटरिम हुकूमत की है 90 डेज़, अगर कोई असम्बली तोड़ी जाएगी आइन के तहत तो उसको 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, और 90 डेज़ के बाद में उसका कोई वजूद नहीं है आइन के अंदर, और ये 90 डेज़ ही इसकी मुद्दत है। लेकिन अफसोसदार अफसोस इस बात से कहूँगा कि जो आज की हुकूमत है, ये जो जिस तरीके से ये इनके जो फाशिस्ट इक़दाम है, और जब ये हुकूमत आई है तो गवर्नर साहब को पंजाब को चाहिए था कि इंटरिम सेटअप बना, और इनको चाहिए था कि ये उसी वक्त तारीख भी देते हैं, लेकिन इन्होंने सबसे बड़ा आइन शिकनी ये की कि इन्होंने तारीख नहीं दी। हाई कोर्ट में मामला चला गया, हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज ने ये फैसला दे दिया कि 90 डेज़ के अंदर ही इलेक्शन होने चाहिए। आइन तो वाज़ेह है इसमें, लेकिन चूंकि आपको पता है कि यहाँ ताकतवर लोग नहीं चाहते, जो लोग ताकत में हैं, ख़ास तौर पर PDM सारी साथ मिली हुई है, और भी इनके साथ कुछ ताकतवर लोग होंगे जो नहीं चाहते कि इलेक्शन हो। चूँकि खान साहब की जो पॉपुलरिटी है, खान साहब का जो आज मैं समझता हूँ कि कौम उनके साथ खड़ी है, और ये डर रहे हैं अवाम के अंदर जाने से, ये आज कंपेन भी नहीं कर सकते। तो ये जो इंटरिम हुकूमत को तो 90 डेज़ के बाद में कोई वजूद ही नहीं है। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि एक तो हमने ये चीज़ देखी है, दूसरा ये बताइएगा कि निगरान हुकूमत जिस तरह के इकदाम कर रही है, जिस तरह हमने ज़मान पार्क का ऑपरेशन देखा, लाहौर जलसे की रुकावटें देखी, इमरान खान के घर के ऊपर हमला देखा, और सबसे बड़ी बात ये कि पिछली किसी भी निगरान हुकूमत के इस तरह के इकदाम मैंने अपनी ज़िंदगी में या सुने भी नहीं है ना देखे हैं कि जिस तरह अरकान असम्बली को, साबिक अरकान असम्बली को टारगेट किया जा रहा है। इस हवाले से बताइएगा कि निगरान हुकूमत के अख्तियारात कितने होते हैं और कितने वो इस्तेमाल कर सकते हैं अख्तियारात? अच्छा, इसमें ना बड़ी मज़ेदार की, मैं आपको बड़ी मज़ेदार एक बात बताता हूँ। मैं ना जब डिज़ोल्व करने से पहले पंजाब असम्बली, खान साहब ने जब ओपिनियन के हवाले से, मुशावरत के हवाले से सब MPs को बुला रहे, फैसलाबाद के MPs बैठे थे, खान साहब भी बैठे थे और मैं भी इधर बैठा हुआ था। तो मैंने खान साहब, मेरी बारी है, तो खान साहब ने पूछा जी बताएं। मैंने कहा जी मुझे आपकी सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न है, मेरे अंदर ये शक है कि चूँकि ये वफाकी हुकूमत है और जो इंटरिम हुकूमत आएगी वो उनकी बी टीम आएगी, मुझे ये शक है, और मुझे ये यकीन है कि ये आपके ऊपर हमलावर होंगे और ये कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा करेंगे कि जिससे आपका सिक्योरिटी थ्रेट आए। तो खान साहब का बड़ा जवाब क्या था? खान साहब ने कहा गोलियां लग चुकी हैं, केसेस हो रहे हैं, ये ऑपरेशन करेंगे, ये आज भी कर सकते हैं, मैं अपनी FIR नहीं दर्ज करवा सका, तो और क्या चाहिए? कोई बात नहीं, मैं हर चीज़ फेस करने के लिए तैयार हूँ। और खान साहब का वो जज्बा और वो हिम्मत देख के सच में मैं खान साहब को दाद देता हूँ। और वही हुआ जो मेरा शक था और जो मुझे यकीन था, वही हुआ। शक था कि इंटरिम हुकूमत इनकी बी टीम आएगी, और वो उनकी बी टीम निकली। और यकीन था कि उनके इक़दामात, जो एक नॉर्मल हुकूमत होती है, अवाम की नुमाइंदा हुकूमत होती है, वो शायद इतने सख्त इक़दामात ना करे, लेकिन ये जो इंटरिम हुकूमत है, ये उनकी बी टीम बन के वो यकीन बदला। जब इन्होंने ज़मान पार्क के ऊपर हमला किया, जब लोगों की चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया, जब हमारे पीछे पुलिस लगी हुई है, हमारे घरों में पुलिस आ रही है, और जो इंटरिम हुकूमत के अच्छे हथकंडे हैं ये अपनी वफादारी शो कर रहे हैं। ये जमहूरी लोग तो है नहीं, एक वो हामिद मीर का भाई है, एक तो हामिद मीर ऊपर फिलासफर बना हुआ है, और उसका भाई क्या कर रहा है, तो इनका ख़ानदानी पिछला वजूद कैसा है। तो ये जो सारे लोग इंटरिम में आके बैठे हैं, 24 चैनल का मालिक है जो नकवी, वो आज बना हुआ है ये सारा। तो बात ये है, परवेज ने तो पहले कह दिया था कि एक बंदा ही हमारे खिलाफ है, अब कैसे उसको वज़ीर आला बना सकते हैं?
तो ये इनके इकदाम अवाम के सामने है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये बताइएगा कि पंजाब असम्बली का एक्ट क्या कहता है, पंजाब गवर्नमेंट का एक्ट क्या कहता है कि जिस तरह की ये कर रहे हैं या साबक अरकान असम्बली को या पीटीआई के चेयरमैन को निगरान हुकूमत के अख्तियारात किस हद तक हैं? देखिए, निगरान हुकूमत को जो इख्तियार आते थे वो डे टू डे डील करना होता है। वो उन्होंने अपनी जो एक अपने आप को न्यूट्रल शो करना होता है। वो एक निगरान है, उनका जो मेन फोकस होता है, जो उनका मेन एजेंडा होता है उनके आने का, वो होता है इलेक्शन, पुरअमन इलेक्शन करवाना और पुरअमन इलेक्शन करवाने की फ़ज़ा बनाना। लेकिन ये जो बी टीम है नून लीग की पंजाब हुकूमत, मैं ये कहूँगा कि ये हालात ख़राब कर रही है, ये कोई पुरअमन फ़ज़ा नहीं बना रही और इनकी नीयत ख़राब है, और ना तो ये इलेक्शन करवाने आए हैं ना इलेक्शन करवाना चाहते हैं। जी अच्छा सर, ये बताइएगा इस वक्त ब्यूरोक्रेसी की क्या सूरत हाल है? ब्यूरोक्रेसी को भी तो ये पता है कि ये निगरान सेटअप है, तो क्या आप तो जब हुकूमत में भी रहे हैं बतौर पंजाब असम्बली के मेंबर, उस वक्त ब्यूरोक्रेसी आपकी इतनी बात नहीं मान रही थी जितनी निगरान हुकूमत की मान रही है, तो क्या देख रहे हैं कि आपके पास इतनी पावर नहीं थी कि इनके पास बहुत ज़्यादा पावर है? हाँ, सच कहूँ तो बहुत कड़वा होगा। सच ये है कि ताकत कहीं और है, और ना तो जमहूरी लोग ताकतवर हुए हैं ना हैं, और शायद ताकत का मरकज़ कोई और है। शायद ये ब्यूरोक्रेट आइन के तहत जो हलफ लेते हैं, ये ज़मानत शायद अपनी नौकरी की कहीं और से लेते हैं। तो बस यही मेरा जवाब है, आवाम खुद समझ जाएगी। तो हमें इस चीज़ से बाहर आना चाहिए, और जो एक स्टेट के ऑफिसर हैं उनको स्टेट के ऑफिसर बनना चाहिए। लेकिन जो सारी पुलिस की ब्यूरोक्रेसी की जो अखाड़ पछाड़ हुई है, और जो ऑफिसर लगे हैं, आप चेक करें ना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेके एक डीसी तक, एक सीपीओ से लेके एक डीएसपी तक, आप चेक करें, आपको लिस्टें मिलेंगी। वही ऑफिसर्स हैं बेशतर, सीसीपीओ लाहौर वही बेशतर ऑफिसर्स हैं जो हमजा शहबाज की हुकूमत के अंदर लगे थे। तो जो सेक्रेटरी से, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसी दौर के आज भी लगे हुए हैं। ठीक है, तो बात ये है कि ये मैंने आपको कहा बी टीम है, और बी टीम भी वो बन गई है। इन्होंने इलेक्शन तो लड़ने नहीं है, इन्होंने अपनी वफादारी शो करनी है। किन से शो करनी है? आप ये जवाब दें ना कि जो अप्रैल के में हमजा शहबाज ने वही ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे, तो इन्होंने वो उनको क्यों किया है? और किस तरीके से जाके ये ज़मान पार्क के ऊपर हमलावर हो रहे हैं, किस वजह से जाके ये लोगों की चादर चारदीवारी का तकद्दस इस्तेमाल कर रहे हैं, किस वजह से? ये क्या निगरान हुकूमत है? ये पीटीआई के पीछे पड़ी हुई है। तो कोई बात नहीं, हम इनको फेस कर रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा मलिक साहब, आपके कहने का ये मतलब है कि निगरान हुकूमत इस वक्त जितनी ताकतवर है, उसकी ताकत परवेज लाई साहब की हुकूमत से और बुज़दार हुकूमत से कहीं ज़्यादा है। आपके इख्तियारात इतने ज़्यादा नहीं थे जो आज वो इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि उनके वो इख्तियार भी नहीं है। उनकी ताकत कितनी ज़्यादा है आपकी निस्बत, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की निस्बत? सच में एज ए पार्लियामेंटेरियन मुझे ये बात माननी पड़ेगी कि ना तो परवेज लाई की हुकूमत इतनी ताकतवर थी कि जिस हुकूमत के अंदर खान साहब के ऊपर हमला हुआ है वो अपनी FIR नहीं दर्ज करवा सके, और एक वो दौर आया कि खान साहब है भी नहीं, उनके ऊपर दहशतगर्दी की FIR हो रही है। ठीक है, तो बुज़दार हुकूमत में भी इतना नहीं था, इतना वहाँ तो इतनी फैसिज्म चल ही नहीं रहा था ना उस दौर में। ये लोग भी जी रहे थे, कभी हमने एंटी करप्शन की, कोई चारदीवारी का तकद्दस मान लिया, बहुत से उन्होंने जलसे जुलूस भी किए। तो बात ये है कि ये आज की हुकूमत ताकतवर क्यों है, ये मैं ढूंढता हूँ तो मुझे मिलता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ताकत कहीं और से आ रही है। अच्छा सर, हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं बैकग्राउंड में। अभी ये तो आपने निगरान हुकूमत के हवाले से हमें आगाह किया है, थोड़ा बैकग्राउंड में चले जाते हैं कि जब इस वक्त सियासत में बड़े बड़े नए इंकशाफात हो रहे हैं, यहाँ तक कि कोई जनरल बाजवा के हवाले से इंकशाफ कर रहा है, कोई पंजाब हुकूमत किस तरह बनी थी, किस तरह टूटी थी, कौन कहाँ से किस तरह शामिल हुआ था। हम इस हवाले से आपसे सवाल करेंगे कि 2018 के इलेक्शन में आपने यहाँ पे आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीता था। उस वक्त आपको मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी ऑफ़र की जा रही थी, आपको पीटीआई की तरफ से भी ऑफ़र की जा रही थी। एक तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये ऑफ़र्स क्या होती हैं एक मेंबर के लिए जब वो इलेक्ट हो जाता है, आज़ाद उम्मीदवार जब इलेक्ट होता है उसको क्या मुराद पेश की जाती हैं कि उसको किसी पार्टी में शामिल होता है? देखिए, जो 2018 का एनवायरनमेंट था और जितनी सीट्स थी पार्टीज़ के पास, उसमें जो आज़ाद अरकान थे उनकी काफ़ी वैल्यू बन चुकी थी। लेकिन चूँकि
मैं एक ओवरसीज हूँ, सारी उम्र बाहर रहा, तो मैं पहले भी लोगों को कहता था जब मैं वोट लेता था, तो मैंने कहा मैं पीटीआई ज्वाइन करूँगा। और जब मैं इलेक्शन जीत गया तो राना सनाउल्लाह भी आया, तो मैंने उनको भी कहा कि मैं पीटीआई ज्वाइन करूँगा। और वो उन्होंने बड़ा मुझे एक बात कही कि जितना मुश्किल वक्त अब है ना हमारे ऊपर इलेक्शन लड़ने के लिए, दोबारा इतना नहीं आएगा। तो अब सच में मैं भी सोचता हूँ कि जो हमारे लिए भी ये इन्वायरमेंट है ना बड़ा मुश्किल हो चुका है, ठीक है। हमें कोई इधर से फिक्र आती है कि यार इधर से फलां नोटिस आ चुका है, वो इधर से कोई पुलिस ना आ जाए, वो इधर से फलां ना हो जाए। तो ये मुश्किल इन्वायरमेंट है हमारे लिए भी, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको बड़े हिम्मत से और जुआ मर्दी से हम इसको इंशाल्लाह फेस कर रहे हैं। और दूसरी मैं आपको बात कहूँ, तब थी मुख्तलिफ ग्रुप्स की ऑफर्स भी थी, तब पीटीआई की कुछ ग्रुप्स की ऑफर थी, लेकिन मैंने खुद पीटीआई ज्वाइन की। मैं खुद गया वहाँ पे, और इस्लामाबाद के अंदर मैं अपनी गाड़ी के ऊपर गया, खाना भी मैंने अपना खाया, मैं कहीं जहाज़ में बैठ के नहीं गया। तो ऑफर्स तो थी, बट मैं एक डायरेक्ट था, जब गया मैं जाके ज्वाइन कर लिया। राणा साहब ने आपको क्या ऑफर दी थी? नहीं, राणा साहब ने जो मुझे ऑफर्स थी ना, उन्होंने यही कहा था कि आप हमारी पार्टी को ज्वाइन करें। और मतलब वो ये बात नहीं है कि वो मुझे कहें कि जी को बहुत ज़्यादा को पुरकशिश ऑफर, क्योंकि उनके पास कुछ था नहीं देने के लिए। तब उनको पता था कि पंजाब में और वफाक में उनकी हुकूमत नहीं बन रही, उनके पास कुछ था नहीं देने के लिए। तो इस वजह से ना वो मुझे कुछ दे सके, ना मुझे कुछ लेने की उम्मीद थी। बट चूंकि मेरा ही फोकस था इमरान खान, तो मैंने उनको सीधा जवाब दिया था, जब मैंने स्टार्ट में ही कह दिया कि मैंने जाना जी खान साहब की पार्टी में जाना। सॉरी। तो जहांगीर तरीन साहब भी आपके पास आए थे जी, एक बाकायदा ग्रुप के साथ, और उस वक्त जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ की खबरें अभी तक मुस्लिम लीग नून जो है वो उसका बयानिया बनाती है। तरीन साहब ने आपको क्या ऑफ़र की थी? सच में तरीन साहब ने मुझे कोई ऑफ़र नहीं की। और चूंकि मेरा एक माइंड सेट होता है ना कि बंदे ने ऑलरेडी आना है, ऑफ़र्स भी उसी को होती हैं कि जिसने ना आना हो, जिसको राज़ी करना पड़े। तो मुझे कुछ ख़ास ऑफ़र्स नहीं हुई, इसलिए कि मैंने एडवांस में ही सबको मेरा मैसेज चला गया था कि मैंने इमरान खान को ज्वाइन करना है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो आपको मामले खसूसी का ओहदा मिला था वो बतौर तोहफा तो नहीं मिला था कि आप? हाँ, सच में मेरी कोई डिमांड नहीं थी, ना मैंने डिमांड की थी। अच्छा सर, ये बताइएगा, अब ये तो सवाल हो गए पिछले माजी के, ये बताइएगा कि आपके दौर में 2 बार पंजाब असम्बली में अदम एतमाद की सूरत आपने फेस की है। एक बार हमजा शहबाज साहब आए हैं, उसके थोड़ी देर बाद फिर परवेज लाई साहब। बिल्कुल। तो ये बताइएगा, जब हमजा शहबाज साहब आए हैं तो जहांगीर तरीन साहब बड़े एक्टिव नजर आए थे हमें, क्या उन्होंने आपसे कोई रब्ता किया था हमजा शहबाज की गवर्नमेंट से? हाँ, उसमें मैं आपको बताऊं, मुझे जहांगीर तरीन ने नहीं, जहांगीर तरीन का जो ग्रुप था ना, वो एक्चुअल में ग्रुप कोई और हैंडल कर रहा था। बट मैं बड़ा स्टेट पर्सन हूँ, और मुझसे कुछ बंदे घबराते हैं बात करते हुए, और जिन्होंने बात की है वो बातें मैंने मीडिया में के अंदर बता दी ना। गलत बात कोई करेगा तो मैं उसको छुपाता नहीं हूँ ना, क्योंकि मेरे अंदर मुनाफकत नहीं है। मैं देखता हूँ कि अगर कुछ गलत है तो गलत है। तब पुरकशिश ऑफ़र हुई हैं अप्रैल के अंदर, इनकी पार्टी की तरफ से एक बंदा आया, जब मैंने इनकार किया। अजमल चीमा मेरी साथ वाली बेड पे सोता था, तो डेली उसने मुझे बात कहनी कि हमने जाना है। बट 15 दिन में बहुत परेशान रहा, और मैंने एट द एंड ये फ़ैसला किया, मेरे ज़मीर के अंदर ये सारी चीज़ें मैंने रखी। तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं तो इनको चोर समझता हूँ, पीडीएम वालों को, जो आज की पीडीएम है, मतलब ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग। मैंने कहा ये तो चोर है, तो मैं चोरों के पीछे कैसे खड़ा हो जाऊंगा जाके? मैं सियासत छोड़ दूंगा, इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। सर ये बताइएगा, आपने बड़ी बात की है कि जहांगीर तरीन का ग्रुप कोई और हैंडल कर रहा था, इस बात में कितनी हकीकत है? कौन हैंडल कर रहा था? अच्छा, मैं आपको बताऊं, मुझे चूंकि अजमल चीमा मेरे साथ वाले बेड पे सोता था, तो मैं उसको कहता हूं आपको, वो कहता था मुझे ना कुछ कॉल्स आती हैं, वो हमें कोई और हैंडल कर रहा है, कि अब आप उनसे मिलो जाके, अब उनसे मिलें जाके, ठीक है। तो अब मैं क्या बताऊं, मीडिया के ऊपर मैं कह नहीं सकता। ऑफर बताइएगा क्या क्या हुई तो थी? वो तब वो था कि आपको मिनिस्ट्री मिलेगी, टिकट मिलेगी, आप जो चाहते हैं। ये मैटर शुरू हुआ है 2022 के फरवरी से। दिसंबर में 2021 दिसंबर में इसका स्टार्ट था, और जब ये ग्रुप बना है, ये 2022 फरवरी के अंदर इसकी मीटिंग शुरू हो चुकी थी। चूँकि अप्रैल में जाके सारा सीन हुआ है, और अप्रैल के अंदर आपको पता है कि पॉपुलरिटी का जो एक ग्राफ था वो अप्रैल में ऊपर गया है। तो सेकंड मंथ में 22 में फरवरी के अंदर कोई ग्राफ भी नीचे था हमारी पार्टी का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। लेकिन तब ये ग्रुपिंग हो रही थी, और तब मेरे पास सारी, जब मैंने अजमल चीमा को इनकार किया, तो एक बंदा था वहाँ होता है, वो मुझे आ गया, गाड़ी में लेके गया, उसने मुझे को ब्रीफ केस खोला, वहाँ से कुछ दिखाया, उसने कहा ये एडवांस ले लें। तो मैंने कहा यार कितनी रकम थी ये बताइए? छोड़ दे। मैं आप देखें, कुछ बंदों के होते हैं, ये
तकरीबन मेरे हिसाब से तो 5 करोड़ रुपया होगा उस बैग के अंदर, ठीक है। तो बट मैं चीज़ें जब जैसे जैसे ये मुझे कुछ दिखा रहे थे ना, वैसे वैसे मेरा ईमान मजबूत हो रहा था कि क्यों यार, ये कौन सी इलेक्टिबल्स की सियासत है, आप कभी इधर कभी उधर। हम मोहरे तो नहीं है, हमारा क्या, हमारा कोई राइट नहीं है, हम सोच नहीं सकते ये अच्छा है ये बुरा है, कौन सी स्ट्रगल है हमारी। मैंने उस इलेक्टिबल्स की सियासत को ठोकर मारी है। मुझे किसी, ये नहीं होता कोई ताकतवर बंदा आए आपको यहाँ से उठा के यहाँ कर दे, फिर यहाँ से उठा के यहाँ कर दे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मुल्क के अंदर सही जमहूरियत होनी चाहिए। आप जिस पार्टी में हो उस पार्टी के विजन के मुताबिक पाकिस्तान को बनाने की स्ट्रगल करो, ना कि अपनी ज़ात को बनाने की स्ट्रगल होनी चाहिए। मसला ये हुआ कि यहाँ चोर लीडर पैदा हुए और उनकी ज़ाती ख्वाहिशात के ऊपर, ज़ाती उनकी जो उनकी लालच होती थी, ज़ाती जो उनके काम होते थे, उनकी कुछ फाइलें कहीं बन जाती थी और वो फाइलें कहीं होती थी, उनको डराते थे, धमकाते थे, या हर वो तरीका इस्तेमाल करते जब पार्टी इधर चले जाएंगी उधर। हम बचपन से ये चीज़ें सुनते आ रहे हैं, लेकिन आखिर कब तक? बस यार, इनफ, अब ये ख़त्म होना चाहिए। जिस पार्टी में है उसमें रहें और उसी की सियासत करें। अगर आपको विजन पसंद नहीं तो आप मीडिया को बताएं, जब वो इख्तिदार में है, ताकत में, तो बताएं कि भाई ये मैं आज पार्टी छोड़ रहा हूँ, ये इख्तिदार में है, ये ताकत में है। ये नहीं कि आप उनकी आप सारी आसाइशें, उसका इख्तिदार भी इंजॉय करें और इख्तिदार इंजॉय करने के बाद आप कहें जी नहीं मैं उधर जा रहा हूँ, ये ऐसी बात गलत है। अच्छा ये बताइएगा, हम इससे भी आगे चले जाते हैं। परवेज़ लाई साहब की हुकूमत जब बनी है, उसके बाद जब परवेज़ लाई साहब ने असम्बली तोड़नी थी, उस वक्त मुस्लिम लीग नून अपने नंबर पूरे करके बैठी हुई थी, बड़ी कॉन्फिडेंस थी। उसमें कौन सा आपने एक जादू किया है कि वो आपने नंबर्स पूरे कर लिए? उस दौरान भी आपको फ़ोन आते रहे? हाँ, कितना थ्रेट रहा है? मुझे उसमें एक सबसे पहले ना, जब ये था कि हम लोग होटल गए हैं सारा अदम एतमाद, ये था जुलाई में, जब हम एतमाद का वोट हुआ, तो तब भी मुझे ना मतलब इधर उधर से कॉल्स आई हैं, बल्कि एक मैसेज आया बहुत डेंजर की फ़लानी तहरीक है कि अगर आपने अदम एतमाद का वोट परवेज़ लाई को दिया तो आपकी खैर नहीं है। चूँकि तब मैंने इतना ओपन इसलिए नहीं किया कि चूँकि ऑलरेडी ये स्टोरी पुरानी हो चुकी थी। जुलाई में भी ये अप्रैल में हमारे साथ हुआ, ऑफ़र्स, फिर देन डराया, धमकाना, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। जुलाई के अंदर तो इसकी बहुत ज़्यादा थी ना, जुलाई के अंदर तो इसका बहुत ज़्यादा ज़ोर था, डराने का, धमकाने का। कुछ हमारी लेडीज़ एमपीए रो रही थी और यही सी तरीके से मैसेज आना जब ये हुआ, तब वो इतना ज़ोर नहीं था, लेकिन वो था कि आपको डराया जाए और उनको पता लग चुका था। ये जो अदम एतमाद का वोट हुआ है ना, तब मैं समझता हूँ कि सारे एमपीएस भी मजबूत थे और जो डराने वाले धमकाने वालों को भी पता लग चुका था कि यार इनको हम तोड़ नहीं सके तो अब कैसे तोड़ लेंगे। डराने तक कहाँ की हद तक गए? यार मैं आपको बताऊँ, कोई बंदा आपको आके कहे कि आपके बीवी और बच्चों को मार दिया जाएगा, तो फिर क्या होगा? मुझे बताएं ना, कि आपके बीवी और बच्चों की खैर नहीं है, तो बताएं फिर इससे बड़ी क्या डराने वाली बात होगी। हम आज यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुँचे और आज भी खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी जो कुछ हो रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हो रहा है। बहरहाल खड़े हैं हम लोग, इमरान खान के साथ खड़े हैं, हक के साथ, यकीन के साथ। अच्छा ये बताइएगा, एक सवाल है, इसके बाद हम आखिरी करेंगे सवाल। ये बताइएगा, इस वक्त जो खान साहब की पॉपुलैरिटी है, हम देख रहे हैं कि एक हल्के में 3-3, 4-4 उम्मीदवार हैं, तो खान साहब इस वक्त क्राइटेरिया उन्होंने बड़ा डिफरेंट रखा हुआ बाकी जमातों की निस्बत के। रैलियाँ निकालनी, पहले उन्होंने इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैलियों की एक रखी हुई थी कि वो उसके ऊपर जजमेंट कर रहे थे। उसके बाद फिर वो ज़मान पार्क वाला इशू आ गया। फिर तो क्या देखते हैं कि खान साहब का टिकट लेने के लिए इस वक्त एक उम्मीदवार? अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, ये ना इस मुल्क के अंदर खान साहब अब जमहूरियत की स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं कोई जमहूरियत का, मैं स्टूडेंट, आज भी स्टूडेंट ही हूँ, मैं सियासत का स्टूडेंट हूँ। पहले क्या होता था, ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स होती थी, वो पार्टी ज़ोर में है, किसी से इन्फॉर्मेशन ली जाती थी, वो कहते जी फ़लाँ पार्टी ने इक़्तिदार में आना है, तो वो पार्टी ज्वाइनिंग हो जाती थी। चलो जी उनका इक़्तिदार है, इंजॉय किया, ड्राइंग रूम में बैठे, इन्वेस्ट किया, पैसे कमाए, अस्सलाम वालेकुम। ये पहली दफ़ा हुआ है कि जमहूरी स्ट्रगल हो रही है। सच में मैं एक न्यू कमर हूँ, एक स्टूडेंट हूँ सियासत के, पॉलिटिक्स के अंदर, और मैं चीज़ों को सीख रहा हूँ। खान साहब ने अपने एमपीएस को, अपने कारकुनों को ये विजन और ये सोच दी है कि आपने स्ट्रगल करनी है, अपनी ताहयात आप मरने तक स्ट्रगल करें, कि जमहूरियत की स्ट्रगल करें, रूल ऑफ लॉ की स्ट्रगल करें, आइन की तहफ़्फ़ुज़ की स्ट्रगल करें।
तो आज हमारी जो स्ट्रगल है अब आइन के तहफ़्फ़ुज़ में बदल चुकी है और इंशाअल्लाह मंडे वाले दिन आप देखेंगे कि हज़ारों वकला आपको नज़र आएंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होंगे, हज़ारों कारकुन सुप्रीम कोर्ट के बाहर आपको नज़र आएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक और सवाल है हमारा कि इस वक्त एंटी करप्शन की जानिब से नोटिस आपको दिए जा रहे हैं और अब तक आपको कितने नोटिस आ चुके हैं और क्या निगरान सेटअप के दौरान इस तरह कभी पहले कोई वाक़या है कि निगरान सेटअप के दौरान फौरी तौर पे अभी हुकूमत ख़त्म हुई है और पीछे नोटिस की जो भरमार लगी है? अच्छा, मैं आपको बताऊं, इसके ऊपर ना एक डायरेक्टर लगाया आके फैसलाबाद में, डॉक्टर बिलाल आईबी में था और इसका पहली तो बात है ये जो रूल्स हैं, रूल ऑफ बिज़नेस है एंटी करप्शन का, उसमें ये डॉक्टर बिलाल डायरेक्टर एंटी करप्शन लग नहीं सकता। एक तो ये बात है और दूसरी बात है आई नो डॉक्टर बिलाल वेरी वेल और ये वो बंदा है जो मेरे ऑफिस में आके बैठा रहता था काम करवाने के लिए, ठीक है, और ये जानता है कि मैं कितना करप्ट हूँ, इसको पता है सारा कि मैं करप्ट हूँ कि नहीं हूँ। छोड़ दें ये बात क्या कर रहा है, लेकिन आज इसने किसी बंदे को नहीं छोड़ा, आज ये इस्ते उछाल रहा है। देना एफ आई आर तो दी नहीं है, नोटिस रात को एक सोर्स रिपोर्ट बनाते हैं और मीडिया के ऊपर चला देते हैं। ये मुझे बताए कि 95 एकड़ जो सरकार की मैंने कौन सी लैंड करवाई है, कौन सी मेरे अलॉटमेंट मैंने करवाई है, कहाँ है? एक मरला मेरे नाम पे सरकार का अलॉटमेंट नहीं है, को मैंने एक मरला भी करवाया। मेरी अपनी 10-12 मरबे ज़मीन है, मैं सरकार की ज़मीन क्यों अलॉट करवाऊंगा? अगर करवाई है तो ये उसका सबूत तो दे, कोई वीडियो दे, कोई कानून को, कोई पटवारी का दे। देखिए एक फेक रिपोर्ट और ये कहना कि मेरे भाई ने डिस्कोट में यहाँ लोकल स्टॉल लगा कर उनके बत्ता इकट्ठा किया। और यार शर्म करो, ये एंटी करप्शन वाले शर्म करें, ये वजीरे वाला शर्म करे। ये नहीं है, ये हमारी ज़बानें बंद नहीं कर सकेंगे। अभी हम इसके ऊपर ओपन नहीं हुए, जब ओपन हो गए बाज़ारों और सड़कों पे आए ना तो इन लोगों को जलील करेंगे कि इनका करदार क्या और ये साहब क्या करते आ रहे हैं और अब इनका टारगेट क्या है। इनका टारगेट है पैसे इकट्ठे करना, इनका टारगेट है कि वफादारी शो करना। ये वो बंदा जो रूल ऑफ बिजनेस में नहीं आ रहा, जो आईबी में एक बंदा है वो आके डायरेक्टर लग गया है और जो डीजी एंटी करप्शन है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वो अपनी वफादारी शो कर रहे हैं, टारगेट लेके आए। अब राना सनाउल्लाह से टारगेट लेके आए। राना सनाउल्लाह साहब के पिछले एहतजाज हुआ, लोग गालियाँ दे रहे हैं बाज़ारों के अंदर। मैंने तो एक दिन सिस्टम से मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो बड़ा शोर मचा जी यहाँ लोकल सोशल मीडिया के ऊपर। आज मुझे राना सनाउल्लाह बताए ना, क्या मैं दूँ? क्या मैं जोली उठा के बददुआएं दूँ? क्या मैं गालियाँ दूँ? कौन सी ज़बान पेश करूँ? बताएं मुझे। ये जो कर रहे हैं, चादर और चारदीवारी का तकद्दस बमाल हो रहा है, लोगों को एंटी करप्शन के नोटिस दिए जा रहे हैं, जाली सोर्स रिपोर्टें बनाई जा रही हैं, उसके ऊपर मीडिया के ऊपर पहले चलाया जाता है कि ये बंदा करप्ट है। वो FIR दो और साबित करो, हम इनको फेस करेंगे। ये हमारा कुछ नहीं कर सकते, हमें जेल में डाल दें, हमारी ज़बानें काट दें, लेकिन हमारा एक एक अंग बताएगा कि हम हक और सच के लिए खड़े थे, इस जमहूरियत की स्ट्रगल के लिए इमरान खान के साथ खड़े हैं, इस आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारा खून का आखिरी कतरा हमें बहाना पड़ा तो हम बहाएंगे। अच्छा ये बताइएगा अभी तक कितने नोटिस आपको आ चुके हैं? मुझे 4 से 5 नोटिस आ। सबसे पहले आया कि 95 एकड़ ज़मीन अलॉट करवाई है कि जी, और दूसरा मेरे भाई ने लोकल बत्ता इकट्ठा किया। शर्म करो, हम करोड़ों रुपया बाहर से कमाते आए हैं और करोड़ों रुपया जो तुम लोगों ने यहाँ से करप्ट पैसे इकट्ठे करके ये सारे बने हुए हैं। ये नोटिस भेजे ना 20 साल पहले, इनका रिकॉर्ड निकाले सारे एमपीएन का, फैसलाबाद का, जो मुस्लिम लीग नून से बिलोंग करते हैं, जो पुराने सियासत है उनका रिकॉर्ड निकाले, इनको पता चलेगा। कोई हाकर था, कोई कट्टे बेचता था, कोई मोटरसाइकिल बस पे बैठ पे उधर जाता था, कोर्ट में जाता था, किसी की कबाड़ की दुकान थी, कोई FDA में किसी ने लूटा है। और यार अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बैठे हैं ना, 4-5 साल हुआ है, जितने PTS के MPA सारे ईमानदार हैं, किसी ने कुछ नहीं बनाया। और यार मैं जेब से पैसे खर्च करता रहा हूँ, मैं करोड़ों का बिजनेस बाहर से छोड़ के आया हूँ, लेकिन मैं अब हक और सच के लिए खड़ा हूँ। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब इस दिल में है, देखना है कितना जोर बाजुए कातिल में। हम अब ये सरफरोशी की तमन्ना लेके आए हैं। अच्छा मलिक साहब ये बताइएगा, 5 नोटिस आ चुके हैं एंटी करप्शन की जानिब से, ये बताया जा रहा है कि किसी भी MPA ने अभी तक किसी नोटिस का जवाब नहीं दिया। तो अगर आपने मतलब फेस करना इन चीज़ों को, तो आप उन नोटिस का जवाब क्यों नहीं जमा करवाने? हमने 95 एकड़ की रिपोर्ट इनको चले गई, हमने कुछ जवाब दिए हैं। अब इन्होंने कुछ नए नोटिस निकाले हैं। क्या नोटिस निकाला है? एक तो यही पड़ा है, देखें ना, ये सारे MPS के नाम पे है। यार ऐसा हुआ है हिस्ट्री के अंदर, सारे MPS के नाम पे नोटिस है, सारे MPS के। कैसा नोटिस है
कि इसमें लिखा है जी कि अभी पेश हों, ठीक है। और मैंने पूछा कि सबसे ये क्या मामला है, वो कहते जी वो सोर्स रिपोर्ट बनी है जी, 35 करोड़ रुपया एक्सियन को आया था, उसने खर्च नहीं किया। ओ भाई, ये बेशरम आदमी, इसको पता नहीं जो सोर्स रिपोर्ट बनने वाला है ना, वो भी इनका पालतू ही होगा, ये खुद पालतू बने हुए हैं, ठीक है। अब देखें, जो एक्सियन पैसे खर्च करेगा उसमें एमपीएस का क्या तल्लक है, ठीक है। सारे एमपीएस को नोटिस भेजो। अब कौन सी स्कीमें है ना मुझे पता है, हम क्या जवाब दें। फिर एक और कल नोटिस निकाला इन्होंने, जिसपे सब डिपार्टमेंट को इन्होंने लेटर लिखे हैं कि जी इसमें करप्शन हुई है सारी स्कीमों में, और स्कीमों का पता नहीं है, स्कीमों का कोई पता नहीं। मैंने पूछा, कोई आया, उन्होंने कहा जी 5 साल पुरानी स्कीमें मांग रहे हैं हमसे सब। अच्छा, स्कीमों का भी नहीं पता करप्शन किस में हुई है, बस लिख दिया ये जी करप्शन हुई है स्कीमों के अंदर, ठीक है। सारा कुछ फेक है, और ये जो करना है कर लें। अगर ये हमारे लीडर के ऊपर 150 एफआईआर हो जाती है, तो मैं कहता हूं जरूरत है इनके अंदर, ये एफआईआर दें, हमें अंदर डालें और साबित करें कोर्ट के अंदर। और ये टाइम गुजर जाएगा, ये टाइम गुजर जाना है। ये हमें प्रैक्टिस दे रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से कैसे कैसे होता है। और जाहिर बात है, जो प्रैक्टिस हमें दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं तो अप्लाई भी होगी। लेकिन मैं ये नहीं कहता, हमारा आज भी यही विजन है कि हम ये जुल्म सितम सहेंगे और अल्लाह के हजूर सरखरू होंगे इंशाअल्लाह। और हमारा ना तो ये विजन है, ना हमारी पार्टी की सोच है कि अगर हमारी हुकूमत आएगी तो हम बदला लेंगे। हम कोई बदला नहीं लेंगे। आइन अपना रास्ता बनाएगा, आइन अपना रास्ता लेगा जिसने जो गलत किया होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। एक आखिरी सवाल है, छोटा सा, इसका जवाब दे दीजिएगा। बुज़दार हुकूमत के आप जो है वो मामले खसूसी भी रहे हैं, वजारत के आपके पास इख्तियारात थे, तो क्या देखते हैं वज़ीर आला पंजाब बुज़दार साहब बेहतर थे या परवेज़ लाई साहब ने जितना टाइम गुजारा है, कि दोनों में कितना डिफरेंस? यार मेरी बात सुने ना, अब ये थोड़ा मुआवजना बड़ा मुश्किल होगा, वो इसलिए कि परवेज़ लाई साहब एक शॉर्ट टर्म के चंद महीने के वज़ीर आला रहे। जो पिछली अगर उनकी कारकर्दगी देखा जाए, उस वक्त एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, जनरल मुशर्रफ साहब का दौर था, पैसे बहुत थे, तो अच्छी कारकर्दगी हुई। अब चूंकि हालात कुछ ऐसे थे, अगर ज़्यादा टाइम मिलता तो ज़्यादा, शायद एक ज़ाहिर एक्सपीरियंस पर्सन है ना। लेकिन बुज़दार साहब की हुकूमत में बड़े अच्छे काम हुए। 350 स्पोर्ट्स का ग्राउंड बना नया, हमारे इस हल्के में 4-5 सॉफ्ट स्कीमें ग्राउंडों की बनी, 2 बड़े कॉम्प्लेक्स बने इस हल्के के अंदर, जिसको पूछता नहीं था। हाँ, बाईपास जितनी डेवलपमेंट की, यहाँ हॉस्पिटल की जी, फलां बिल्डिंग वालों सबको भेजा। तो चलो, मुझे तो शुक्र है ना, मेरे लिए डिग्री बन गई है। कल को ये को बंदा नहीं कहेगा कि ये स्कीमें मैंने करवाई थी, मैं कहूँगा ओ भाई इधर आ, ये देख एंटी करप्शन वालों ने मेरे नाम पे नोटिस निकाला हुआ है, स्कीमें मेरी हैं तुम्हारी नहीं है। तो ये मुझे वैसे खुशी हुई इस बात की। डर मुझे इसलिए नहीं है कि जब आपने कुछ किया नहीं होता ना, तो उसका प्रैक्टिकली कुछ नहीं, और ये कुछ नहीं कर सकेंगे। ये हमारे ऊपर एफआईआर भी दे देना, ये कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप सच्चे हैं ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ इतने जज्बात क्यों, क्योंकि मुझे पता है मैं सच्चा हूँ। अगर मैं झूठा हूँगा तो मैं कहूँगा अच्छा कोई नहीं। मेरे पास एक बंदा आया कि इसको मैनेज कर लेते हैं, मैं कहा बाल सुनो भाई, मैं की मैनेज करा, किद्दां मैनेज करीदा। उन्होंने कहा कोई पैसे दे देने हैं। मैं कहा बात सुनो, पैसे दे के मैं चोर निकलूंगा ना, मैंने पैसा देना है, मेरा 10 लाख लग जाए कोर्ट के अंदर, मैं इनको एक पैसा नहीं दूंगा। 20 लाख लग जाए कोर्ट के अंदर, मैं इनको एक पैसा नहीं दूंगा। जब मैंने एक दिन भी इसको पैसा दिया तो मैं अपने अंदर ये गिल्टी महसूस करूंगा कि इन्होंने मेरे ऊपर जुल्म करने की कोशिश की, और जुल्म के आगे मैंने सर निगो किया है। मैं सर निगो नहीं करूंगा, मैं अपना सर उठा के जीऊंगा और उनको मैं फेस करूंगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मलिक साहब।